गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट। इसके पहले वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ न्यूट्रॉन मॉडरेशन विदाउट एब्जॉर्प्शन। हम लोग देखें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब थर्मल न्यूट्रॉन यूरेनियम का फ्यूल के साथ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है, कंपाउंड न्यूक्लियस का जन्म होता है। उससे 3 न्यूट्रॉन बहुत ही फास्ट वेलोसिटी वाला, जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आता है, नियरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो बोल सकते हो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन से फिर से फ्यूजन रिएक्शन करना संभव नहीं है, इसलिए इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत सारे मॉडरेटर के यूज़ करते हैं रिएक्टर के अंदर। मॉडरेटर हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे। जो मॉडरेटर के रूप में हम लोग अगर वैसा एलिमेंट हम लोग लेंगे जिसका एटॉमिक मास बहुत ही कम है, तो वो बेस्ट मॉडरेटर है। उसमें कोलिजन के बाद जो एनर्जी का जो डिक्रीमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो हाई एनर्जी वाला जो न्यूट्रॉन्स है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज हम लोग एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है लास्ट वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए। उसी से हम लोग आज उसी से रिलेटेड आज कुछ बात हम लोग करेंगे। उसी से रिलेटेड बहुत सारा जो एक्सप्रेशन है हमारा उसी से रिलेटेड है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट उसको जरूर देखिए। तो जैसे हम लोग एवरेज फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस पर कोलिजन, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस डेल्टा ई बाई ई, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा लॉग ई। ये जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई को हम लोग लिख सकते हैं E1 माइनस E2। E1 क्या है, या E माइनस E1 लिख सकते हैं, या E1 माइनस E2 लिख सकते हैं। E1 क्या है ना, E1 है जो न्यूट्रॉन आ रहा था उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, और E2 क्या है ना, मॉडरेटर के साथ टकराने के बाद उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू E2। आज हम लोग बात करेंगे जो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी पर कोलिजन, वो आपका जो न्यूट्रॉन का जो इनिशियल जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर में डिपेंड नहीं करता। इसके ऊपर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग एक तो न्यू वेरिएबल के विषय में न्यू वेरिएबल करके इंट्रोड्यूस करते हैं। यू लेथर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं, और यू बराबर क्या है ना, इससे रिलेटेड। तो डी यू बराबर स्मॉल चेंज इन यू बराबर स्मॉल चेंज इन एनर्जी बाय एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, और इसी को डेल्टा की जगह में डी लिखा, स्मॉल चेंज हम लोग ले रहे हैं। तो ये जो माइनस डेल्टा ई बाई ई, इसको हम लोग एक नया टर्म देते हैं जिसका नाम है लेथर्जी। और माइनस डेल्टा ई बाई ई क्या है, दिस इज द एवरेज फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस पर कोलिजन। तो इसको इक्वेशन 1 दिए, इसको इक्वेशन 2 दिए। तो डी यू अगर इतना है तो यू बराबर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यू जो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक ना, E1 से E2 तक। E1 क्या है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और E2 है आपका कोलिजन के बाद का एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डी जब इंटीग्रेट करेंगे डी हट जाएगा, डी हटने से हमारा आएगा लॉग ई आएगा। तो लॉग ई जब आएगा, लिमिट जब हम लोग पुट कर देंगे, जैसे इसको इंटीग्रेट अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ से हमारा आएगा लॉग ई। तो लॉग ई में हम लोग को वैल्यू पुट करना है, E1 और E2 वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग ऊपर में था E2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग E2 बाई E1, ये होगा हमारा आंसर। लेकिन log E2 बाई E1 को हम लोग अगर log E1 बाई E2 अगर लिख दें तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो U बराबर ये हम लोग लिखें। अब अगर हर एक कोलिजन के बाद log E अगर हम लोग इवेल्यूएट करते अगर जाएंगे तो उसका जो एवरेज वैल्यू वो सेम आएगा। तो हम लोग लिखते हैं माइनस log E इक्वल टू, ये जो फॉर्म में हम लोग लिखे थे इसी फॉर्म में हम लिखेंगे माइनस डेल्टा लॉग ई इक्वल टू क्या होगा ना, जो आंसर है हमारा लॉग E2 माइनस लॉग E1, या तो आंसर आया लॉग E1 माइनस लॉग E2। लॉग E1 बाई E2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग E1 माइनस लॉग E2, ये हमारा आंसर आया। यू का मतलब है ये पार्ट, माने इसी पार्ट को हम बोल रहे हैं। तो इसी पार्ट को अगर हमको लिखना है, 1 को n मानिए, 2 को क्या करना पड़ेगा, n+1 मानना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख दिए। अब
हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट, वो क्या है ना, एवरेज चेंज इन वैल्यू ऑफ लॉगी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन, पहला कोलिजन को अगर हम लोग n मानेंगे तो दूसरा कोलिजन को हम लोग को n+1 मानना पड़ेगा। तो पहला कोलिजन के बाद अगर उसका एनर्जी E1 है, दूसरा कोलिजन के बाद अगर उसका एनर्जी E2 है, तो जो एनर्जी का जो चेंज है वो बोलेंगे E2 - E1। अगर हम लोग n कोलिजन अगर ले रहे, माने पहला कोलिजन अगर n ले रहे तो दूसरा कोलिजन लेना पड़ेगा n+1। तो ये जो यहाँ पर बोल रहा है एवरेज एनर्जी चेंज इन द वैल्यू ऑफ लॉगी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन हम लोग को लेना। अगर n लेंगे तो n+1 लेना पड़ेगा, उसके बाद n+1 लेंगे तो n+2 लेना पड़ेगा। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज एनर्जी आएगा उसी का नाम है एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट। क्योंकि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी तो घटता हुआ आएगा। पहले जो न्यूट्रॉन का एनर्जी रहेगा वो अगर टकरा जाए न्यूक्लियस के साथ तो उसका एनर्जी घट जाएगा, फिर अगर उसके बाद अगर टकरा जाए तो घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए इसका हम लोग नाम दिए डिक्रीमेंट। हर कोलिजन में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू यल। तो इसी को log m - log n को हम लोग लिख सकते हैं log m/log n, और एवरेज जो की बात की इसलिए ऊपर में हम लोग बार दे दिए। ये था हमारा क्या, जो ये है एनर्जी डिक्रीमेंट आफ्टर ईच कोलिजन। लेकिन हम लोगों को बात क्या करना है, एवरेज चेंज इन वैल्यू ऑफ log e बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एनर्जी है, लेकिन एवरेज अगर हमको निकालना तो इसके ऊपर में हम लोग बार देना है। उसी एवरेज लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट को हम लोग एप्सिलॉन के नाम से डालते, जो कि दिस बाय दिस इक्वल टू हम लोग जो लिए थे बार बार हम लोग ले रहे डेल्टा यू डी यू, हम लोग यहाँ पर डेल्टा यू के नाम से जान, इसमें भी एवरेज साइन हम लोग दे रहे हैं। इसको इक्वेशन 4 हम लोग डालेंगे। तो अब हर समय में ये तो वैल्यू होगा कांस्टेंट, तो n को अगर 1 मानेंगे तो n+1 को 2 मानेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करे एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम लोग इस ढंग से लिख रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस किए, ये वाला पार्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किए। तो अल्फा के विषय में पहला वीडियो में हम लोग बात किए, अल्फा दैट इज इक्वल टू a-1 का होल स्क्वायर। ये था हमारा जो जिसके साथ कोलाइड कर रहा था, न्यूट्रॉन जिसके साथ कोलाइड कर रहा था जो न्यूक्लियस के साथ, उसका मास नंबर था a। तो अल्फा का रिलेशन ये वाला। तो Pe2 क्या है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्कैटर्ड इनटू द सॉलिड एंगल। यहाँ पर दिया हुआ थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा विथ एन एनर्जी E2, विथ एनर्जी E2। यस, ये क्या है ना, Pe2 है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे उस वीडियो में आप लोग देखिए, उसमें बताया गया जब न्यूट्रॉन आकर के मॉडरेटर के साथ टकरा रहा, जब न्यूट्रॉन आ रहा तो उसका एनर्जी था E1। जब आकर के टकरा रहा मॉडरेटर के साथ तो वो स्कैटर्ड हो जा रहा और उसका एनर्जी हो जा रहा E2। तो Pe2 क्या है, टकराने के बाद तो न्यूट्रॉन तो स्कैटर्ड हो जा रहा और उसका जो स्कैटर्ड होने के बाद जो उसका एनर्जी कितना है E2। लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी लेंगे, स्कैटर्ड जो है सब एंगल में हम लोग नहीं लेंगे, छोटा एंगल में लेंगे, थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। तो Pe2 क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये Pe2 है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा ना, Pe2 इंटू De2, ये होगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। किसका टोटल प्रोबेबिलिटी, वही जो जितने भी न्यूट्रॉन जिसका एनर्जी E2 है वो थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा एंगल में जो स्कैटर्ड हो जा रहा है, स्कैटरिंग के बाद जिसका एंगल जिसका एनर्जी E2 है, dw है वो प्रोबेबिलिटी, और Pe2 क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। सेम चीज है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में, और ये प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी है थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में। तो दोनों में अंतर है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक टोटल प्रोबेबिलिटी। तो dw बराबर हम लोग Pe2 De2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने से चूंकि हमारा जो सॉलिड एंगल है वो है d ओमेगा, तो d ओमेगा बाई 4 हमको मिलेगा। और इसको हम लोग एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। टोटल जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जो न्यूट्रॉन आ रहा था उसका एनर्जी E1 और टकराने के बाद कितना थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में होना चाहिए, वैसा न्यूट्रॉन उसका एनर्जी कितना है, उसका एनर्जी है E2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को जो हम लोग लिखेंगे थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा को, इस टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा के टर्म में और
E2/E1 के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसका जो वैल्यू होगा P(E2)D(E2) का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को पुट करना पड़ेगा। तो P(E2)D(E2) का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे कितना, ये आएगा D E2/E1 और नीचे में है 1 माइनस अल्फा, तो ये है D। अब अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर D है तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर D भी हट जाएगा। हमारा जो लिमिट आएगा वो है अल्फ़ा E1 से E1 तक, क्योंकि अल्फ़ा E1 से E1 तक ये है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका तो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो समथिंग बाय 1 इक्वल टू हम लोग का क्या होगा ना 1 ही होगा। तो अब सॉरी समथिंग बाय 1 अगर करेंगे तो हम लोग का समथिंग होगा, नॉट 1। हाँ, तो अब इसका लिमिट को हम लोग को पुट करना और इसको सॉल्व करना। इसके पहले और थोड़ा सा हम लोग काम कर ले। यहाँ पर E2/E1 है, यहाँ पर E1/E2 है, इसको भी अगर E2/E1 करना है तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, तो ये होगा E2/E1। अब 1 माइनस अल्फा को हम लोग बाहर कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व अगर करें तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो हमारा वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू -1/1 माइनस अल्फा। ये जो पार्ट था इसको अगर ये जो पार्ट था हमारे पास E2/E1, ये जो पार्ट E2/E1 और 1 माइनस अल्फा का तो बाहर कर दिया, और ये क्या है log E2/E1, इसको हम लोग को पुट करना E1 से E1 तक। तो जो सॉल्व करने से लिमिट को पुट करने के बाद सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगा 1 प्लस अल्फा log E अल्फा, और नीचे में ये वाला आएगा 1 माइनस अल्फा। तो अब इसका वैल्यू हम लोग को पुट करना है। अल्फ़ा का जो वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो 1 प्लस अल्फ़ा के जगह में a-1 a+1 का होल स्क्वायर log E अल्फ़ा के जगह में a-1 a+1 का होल स्क्वायर, और नीचे में और नीचे में 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह में a-1 और a+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 प्लस a-1 a+1, इसमें भी स्क्वायर डाल दीजिए, इसमें भी स्क्वायर डाल दीजिए। ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर ये आगे आ जाएगा, तो 2 log हो गया a-1 और नीचे हो गया a+1। इसमें अगर हम लोग सॉल्व करने अगर जाएं तो 1 माइनस a-1 का स्क्वायर बाई a+1 का स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम ले करके इसको होल एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a+1 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4a, तो ये आ जाएगा हमारा 4a। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो फाइनली जो हमारा बचेगा तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 प्लस क्या बचा देखिए a-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 कट गया, बच्चा 2a, ये तो कट गया, फिर बच्चा log ये वाला, तो हमारा बचेगा log a-1 बाई a+1। एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं इसको, a-1 बाई a+1। तो ये जो वैल्यू हमारा आ रहा, अगर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ए तो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 माइनस 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 हो जाएगा। एप्सिलॉन माने एवरेज लोगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट, अगर हम लोग हाइड्रोजन का लेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यूरेनियम 235 न्यूक्लियस का लेंगे, उसका ए का मान डालेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो एप्सिलॉन
का जो मान आएगा दिस इज नियरली इक्वल टू जीरो, मतलब 0 कुछ आएगा, नियरली इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इस फार्मूला से हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग निकाले पहले भी, जो हम लोग बात किए न्यूट्रॉन मॉडरेशन विदाउट एब्जॉर्प्शन में भी हम लोग बात किए। जो न्यूट्रॉन जो कोलाइड कर रहा, तो कोलाइड करने के बाद उसका जो एनर्जी डिक्रीमेंट है वो डिपेंड करेगा हमारा ए के ऊपर, कैपिटल ए के ऊपर, जिससे वो टकरा रहा। मॉडरेटर का जो मास है वो कितना है, हम लोग उसमें भी देखे थे, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा था। मास अगर ज़्यादा है तो जो डिक्रीज इन एनर्जी वो बहुत ही कम हो रहा, मास अगर कम है तो डिक्रीज इन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो रहा। सेम टाइप का एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर भी आया। एवरेज लोगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट भी जो आ रहा, ये आ रहा हमारा, जो अगर हमारा हाइड्रोजन अगर लेंगे दिस इज इक्वल टू 1, और अगर बड़ा न्यूक्लियस अगर लेंगे हमारा, वो 1 से इसका वैल्यू बहुत ही कम हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग मॉडरेटर के रूप में हम लोग क्या लेते हैं ना, हाइड्रोजन को लेते हैं, बहुत समय हम लोग हैवी वाटर D2 को लेते हैं, कार्बन को हम लोग लेते हैं, इस टाइप का एलिमेंट को या इस तरह का मटेरियल कंपाउंड को हम लोग लेते हैं ताकि न्यूट्रॉन का मॉडरेशन हो पाए विदाउट एब्जॉर्प्शन। तो आज के वीडियो में इतना है।